डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन आप सभी का गुप्ता इंग्लिश क्लासेज में स्वागत है। और आज मैं आपको क्लास 10th का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोएम पढ़ाने जा रहा हूं और जिसका नाम है अमंडा, रिटन बाय रॉबिन क्लेन। ठीक है, तो ये आपका बुक है फर्स्ट फ्लाइट, इसी से हमने इस कविता को लिया है और यह आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोएम होने वाला है। इसके बारे में आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो यह अमंडा की स्टोरी है, इसी के बारे में आपको पढ़ाने जा रहे हैं। परीक्षा में हमेशा आते रहता है, तो इसको हम लोग आज देखते हैं कि अमंडा कौन है। और यह लिखने वाली जो इसकी कवि हैं उसका नाम है रॉबिन क्लेन। ओके, तो आप शुरू से अंत तक बने रहेंगे और वीडियो को देखेंगे और आप देखेंगे कि कविता किस तरह से आपके लिए उपयोगी होने वाला है। ठीक है, तो यह जो पोएम है अमंडा, ठीक है, और इसके पोएट जो है रॉबिन क्लेन है, रिटेन बाय एन अमेरिकन ऑस्ट्रेलियन पोएट। ठीक है, रिटेन बाय एन ऑस्ट्रेलियन पोएटेस जिसका नाम है रॉबिन क्लेन। ठीक है, रॉबिन क्लेन। और इसमें इस पोएम में एक अमंडा होती है, लड़की है, इज यंग गर्ल अबाउट 13, वह 13 वर्ष की आसपास की उम्र की एक लड़की है। उसी की स्टोरी इसमें दी गई है। हर मदर कॉन्स्टेंटली इंस्ट्रक्टेड एंड करेक्टेड, उसकी माँ हमेशा छोटी छोटी बातों के लिए भी उसको हमेशा टोक टाक करती है, टिप्पणी करती है, ऐसे करो वैसे करो, है ना। तो इस तरह से वह बच्ची जो है बिल्कुल परेशान हो जाती है अपनी माँ से। माँ का इंस्ट्रक्शन मिलता है, डोंट बाइट नेल्स अमंडा, सिट प्रॉपरली, क्लीन द रूम एंड फिनिश द होमवर्क। एवरी टाइम शी गेट इंस्ट्रक्शन एवरी टाइम। ठीक है, तो शी बिकेम वरीड, और यह जो अमंडा है वह काफ़ी परेशान हो जाती है, चिंतित हो जाती है। ठीक है, और वह बिल्कुल बिकेम वरीड, वह परेशान हो जाती है। और इसका नतीजा क्या होता है, वह एक दूसरी दुनिया में चली जाती है, खो जाती है। शी इस्केप्स इन इमेजिनेशन, और वह कल्पना करती है, कुछ जवाब नहीं देती है, लेकिन बस एक दुनिया में जाकर शांत रहती है, कुछ जवाब नहीं देती है और सोचती है कि काश मैं वहाँ चली जाती और मैं विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, बिना एकदम शांति के साथ अपना जीवन बिताती। ऐसी उसकी कल्पना है, इमेजिनेशन है। अब कितना सही है, कितना है ना, यह सब आपको बाद में पता चलने वाला है। तो उसकी कल्पना है एक मरमेड का। ठीक है, उसकी कल्पना है एक ममेड, MERMAID, ममेड, स्विमिंग फ्रीली इन द सी। तो एक ममेड जो क्या है, अभी हम पोएम का आपका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देंगे तो उसमें और बताएंगे कि यह एक जलपरी होती है। ममेड क्या होता है, एक जलपरी होती है कि जल में एकदम विहार करती रहती है, एकदम शांति से, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है ना। तो उसकी कल्पना करती है कि काश मैं भी ऐसी होती, उसका एक ऐसा इमेजिनेशन है। तो वह तो अपनी माँ से इतनी उब गई है कि वह अपने आप को कल्पना करती है कि मैं भी ऑर्फन होती तो कितना अच्छा था। ठीक है, आज़ाद होती, इस तरह का किसी तरह का बंधन तो नहीं रहता। ठीक है, विदाउट एनी कंट्रोल मूव कर सकती थी, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं मिलता। ठीक है, तो इस तरह की वह कल्पना जो है करती है। और लास्ट में एक तीसरी जो कल्पना है उसका, एक रेपंजल की, लिविंग पीसफुली इन लॉनली टावर। तो यह रेपंजल जो है, इसके बारे में बता दूं कि ग्रिम्स ब्रदर जो हैं जर्मनी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक हैं, कवि हैं। ठीक है, और उन्होंने फोक टेक का काफ़ी कलेक्शन किया, संग्रह किया है, और उसी में उन्होंने एक कहानी दी है रेपंजल का। और उसमें कहानी है एक लड़की की जिसके बाल सुंदर होते हैं और एकदम बिल्कुल टावर में अकेले रहती है ना। तो उसकी कहानी को फिर और आगे हम लोग देखेंगे। तो इसका क्या थीम क्या है, लिविंग थीम क्या है, फ्रीडम वर्सेस डिसिप्लिन। फ्रीडम, बच्चों को कितना फ्रीडम देना है ना, और कितना डिसिप्लिन है। इस विषय को बहुत ही सेंसिटिव यह मुद्दा है और इस पोएम में पोएटेस ने उठाया है। ठीक है, कि हमको फ्रीडम बच्चों को कितना देना है, उस पर अनुशासन कितना रखना है, कितना ज़रूरी है, सारी बातों पर यहाँ पर जिक्र करने वाले हैं। चाइल्ड इमेजिनेशन है ना, बच्चे का क्या चिंतन है उसके बारे में। एक्सेसिव नैगिंग है ना, बार बार बच्चों को टोकना, बार बार उसको ओवरटेक करना, बच्चों का जो हैप्पीनेस है, उसका इमेजिनेशन है, उसको वह प्रभावित कर सकता है, बैडली इम्पैक्ट कर सकता है। तो इस तरह से यह कहानी जो स्टोरी है, इस कविता का जो थीम है, हमने बताने की कोशिश की।
अब थोड़ा आपको बताने की कोशिश करते हैं कि इसका इस पोएम में क्या है। मैं इस पोएम को थोड़ा और बता दूं, ठीक है। अमंदा जो है इसमें एक कविता है, चाइल्ड फील्स दैट शी इज कंट्रोल एंड इंस्ट्रक्टेड नॉट टू डू एनीथिंग और अनदर, यू टू मे फील दैट योर फ्रीडम इज कर्टेल्ड, है ना, कर्टेल्ड, राइट डाउन सम द थिंग्स इन द वांट टू डू। ये सब ऊपर का इंस्ट्रक्शन है। अब आगे हम आते हैं कविता पर, ठीक है। तो यह कविता जो है 7 जो स्टांजा है, 7 स्टांजा में बटा हुआ है। अब देखिए शुरू से हम लोग पढ़ते हैं। एक रिक्वेस्ट है आपसे, किताब को अपने पास में रखेंगे और जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, ओके। डोंट बाई योर नेल अमंडा, डोंट बाइट योर नेल्स अमंडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमंडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग, सिट अप स्ट्रेट अमंडा, ठीक है। तो जो फर्स्ट स्टांजा है उसमें बात को कहा गया कि अमंडा अपने नाखून को मत काटो और सीधी होकर बैठो, झुक करके मत बैठो, डोंट हॉन्च, है ना, और बिल्कुल आलस्य की तरह बिल्कुल सुस्त होकर के नहीं बैठो, बी एक्टिव। इस तरह का निर्देश उसकी माँ जो है यहाँ पर देती है। चलिए सेकेंड स्टांजा में जब इतना इंस्ट्रक्शन उसको मिलता है तो सेकेंड स्टांजा में वह उसको रिएक्शन को का उसका एक इमेजिनेशन है कि काश मैं ऐसी दुनिया में रहती। सेकेंड स्टांजा में देखिए क्या है, देयर इज अ लैंग्वेज इमेरल्ड सी, है, एक कल्पना करती है एक समुद्र की ऐसी एमेरल्ड की। एमेरल्ड क्या होता है, एक कीमती चमकीले हीरे रंग का एक रत्न होता है। तो उस रंग का जो वहाँ पर सी है उसमें एक जलपरी जो है मूव करती है आराम से, उसको कोई चिंता नहीं है। तो उस तरह की वह कल्पना करती है। देयर इज ए लैंग्वेज इमेरल्ड सी where the sole inhabitant is me, a mermaid driftly blissing। और वहाँ पर एक जलपरी जो है, जलपरी क्या मरमेड ऐसा है कि उसके बॉडी ऊपर का जो बॉडी है ह्यूमन बींग का है और नीचे का जो पार्ट है उसका मछली का है, ठीक है। तो इस तरह से वह पानी में मूव करती रहती है। तो इस तरह की कल्पना करती है कि काश मैं भी ऐसी ज़िंदगी जीते और जहाँ पर हमको इस तरह का कोई बंधन नहीं रहता। नेक्स्ट देखिए, अब माँ का फिर इंस्ट्रक्शन मिलता है तीसरे स्टांजा में, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमंडा, क्या अमंडा क्या आपने अपना होमवर्क बना लिया, डिड यू टाइडी योर रूम अमंडा। और फिर उसका इंस्ट्रक्शन मिलता है क्या आपने कमरे की सफाई कर ली, होमवर्क बनाया कि नहीं। इस तरह का कॉन्स्टेंट लगातार उसको इस तरह का इंस्ट्रक्शन उसको मिलते रहता है। आई थॉट आई टोल्ड यू क्लीन योर शूज, आशा है तुमने अपने जूते भी साफ कर लिए होंगे, ठीक है अमंडा। तो इस तरह से इंस्ट्रक्शन 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 उसको लगातार मिलते चले जा रहा है। तो आप सोचिए कि इस बच्चे का दिल दिमाग कैसे काम करेगा जहाँ पर इतना सारा इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। अब आगे देखिए, अब इसके बाद वह उब जाती है और उबने का यह एक्सट्रीम है कि वह कल्पना करती है कि आई एम एन ऑर्फन। इससे तो अच्छा था कि मैं ऑर्फन रहती है और रोमिंग द स्ट्रीट्स, और गलियों में सड़कों पर ऐसे घूमती बिना बंधन का, कोई हमको रोकने वाला न रहता और न टोकने वाला रहता। और वहाँ सड़क पर गलियों में अपना पैर से मिट्टी में पैटर्न बनाती रहती और आराम से घूमती रहती, नंगे पांव चलती, किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। यहाँ इसको आप मार्क करेंगे, साइलेंस इज द गोल्डन। साइलेंस को यहाँ जो शांति है, चुप्पी जो है, उसको उसने गोल्डन कहा। गोल्डन का मतलब बहुत अच्छा कहा। एंड फ्रीडम जो है एक स्वीट है, फ्रीडम जो है बहुत अच्छी चीज़ है, स्वतंत्रता उसको प्यारी है। आगे देखिए, माँ का इंस्ट्रक्शन आता है 5वें स्टांजा में, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमंडा। अब तुम चॉकलेट भी मत खाओ, इतनी बड़ी हो गई है, अब चॉकलेट मत खाओ। रिमेंबर योर एक्ने, देखो अपने बॉडी पर, अपने चेहरे पर क्या निकल गया है, एक्ने निकल गया है, मुहासे निकल आए। ये चॉकलेट खाओगे तो और मुहासे बढ़ जाएंगे, एक्ने बढ़ जाएंगे। विल यू प्लीज लुक एट व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, क्या इन बातों पर तुम ध्यान दोगी अमंडा। नेक्स्ट, अब अगला देखिए, आई एम रपंजल, आई एम रपंजल। अब यहाँ पर अमंडा कल्पना करती है कि काश मैं रपंजल हो जाता। जैसा कि अभी आपको इंट्रोडक्शन में हमने बताया था कि जर्मनी में ग्रिम्स बंधुओं ने फोकटेल का कलेक्शन तैयार किया है और उसी में एक रपंजल नाम की एक लड़की की कहानी है जिसके बाल बहुत गोल्डन है, सुंदर है और एक
टावर में वो कैद है, टावर में वो बंद है, वहाँ आराम से है, पीसफुली है, वहाँ कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, ठीक है। तो एक अलग उसकी कहानी, कभी उसकी चर्चा फिर करेंगे, ठीक है। आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर। हम वहाँ टावर में एक विच ने उसको बंद कर दिया था और कभी कभी वह जा करके उसको देखती थी, ठीक है। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, और कभी भी उस टावर से मैं अपने हेयर को नीचे नहीं करूँगी ताकि उससे कोई आ सके, ठीक है। तो इस तरह से हुआ। फिर नेक्स्ट देखिए, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमंदा की माँ कहती है सल्किंग करना छोड़ दो, है ना, चुपचाप बैठना छोड़ दो, सुस्ती छोड़ दो, ठीक है। बी एक्टिव अमंदा, यू आर ऑलवेज सो मूडी, तो हमेशा मूड में रहती हो अमंदा। एनी वन वुड थिंक दैट आई नेग्लेक्ट यू, है, तुमको हमेशा हम डांटते रहते हैं, स्कोल्ड करते रखते हैं, टोकते रहते हैं, है ना अमंदा, ठीक है। तो इस तरह से यह कविता यहाँ पर समाप्त हो जाती है। अब क्या करते हैं, इस पोएम में जो आए हुए कुछ लिटरेरी डिवाइस हैं उसके बारे में थोड़ा आपको बता दूं। इस लिटरेरी डिवाइस भी आपकी परीक्षाओं में 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसके बारे में भी कुछ जानना जरूरी है और शॉर्ट में हम कोशिश करते हैं कि आपको बता दें। आप देखेंगे जो पूरी कविता है उसका जो फर्स्ट और सेकेंड लाइन है उसमें लिखा है डोंट डोंट डोंट, ऊपर के लाइन में भी डोंट लिखा है और नीचे की लाइन में भी लिखा है। पहले के वीडियो में भी मैं आपको बता चुका हूँ, इस तरह का ऊपर और नीचे के लाइन में जब सेम वर्ड या सेम फ्रेज का रिपीटिशन होता है तो इसको कहते हैं हम लोग एनाफोरा। क्या कहते हैं उसको? एनाफोरा कहते हैं। चलिए अब दूसरा जो लाइन है, सेकेंड जो लाइन है, डोंट हॉन्च योर शोल्डर्स अमंदा, तो इसमें योर लिखा हुआ है, शोल्डर्स लिखा हुआ है ना, तो उसमें वहाँ पर वो साउंड जो है वो साउंड का रिपीटेशन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर इसको हम लोग कहेंगे, वहाँ पर एसोनेंस पाया जाता है। पता है आप लोगों को, जहाँ पर वॉल साउंड का रिपीटेशन होता है उसको एसोनेंस कहा जाता है, ठीक है। अब एक और देखिए, तीसरे लाइन में भी आपको एलिट्रेशन मिल रहा है। तीसरा जो लाइन है उसमें एलिट्रेशन, स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। एलिट्रेशन के बारे में आप जानते हैं, रिपीटेशन ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड, है ना, यूज्ड इन द बिगिनिंग ऑफ वर्ड। तो यहाँ पर स्लाउचिंग है, सीट है, स्ट्रेट है, थर्ड लाइन में, ठीक है। बार बार कहते हैं किताब को लेके बैठिएगा और इसको देखिएगा, तीसरा जो लाइन है उसमें स्लाउचिंग है, सीट है, स्ट्रेट है, यहाँ पर एलिट्रेशन का प्रयोग देखने को मिलता है। एक और आइए, तीसरे स्टांजा में आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज, उस लाइन में वो साउंड जो है, जो वावल साउंड है, उसका रिपीटेशन यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इस तरह से यहाँ पर हम एसोनेंस पाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, इसके बाद यहाँ पर साइलेंस इज गोल्डन और फ्रीडम इज स्वीट। साइलेंस इज गोल्डन, फ्रीडम इज स्वीट, तो यहाँ पर मेटाफर जानते हैं, सिमिली से थोड़ा अलग होता है और किसी इनडायरेक्ट कंपैरिजन के लिए काम आता है। तो यहाँ पर साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट, यहाँ पर मेटाफर नाम का लिटरेरी डिवाइस का प्रयोग किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो है एक और एलिट्रेशन आपको देखने को मिलेगा, अंतिम जो स्टांजा है जो उसमें लिखा है स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमंडा, ठीक है, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमंडा। तो इसमें एस जो लिखा है और फिर सल्किंग जो लिखा हुआ है, तो एस के नीचे आप अंडरलाइन कर दीजिए, और जो रिपीटेशन हो रहा है वहाँ पर एस साउंड का, तो इसको कहते हैं एलिट्रेशन, ठीक है। तो अभी आपको हमने 2 चीज़ बताया। क्या चीज़ बताया? 2 चीज़ बताया, और इस तरह से 2 चीज़ बताया आपका यहाँ पर आपका हमने आज समरी देने की कोशिश की, और साथ ही साथ जो है आपको यहाँ पर क्या मिला, आपको यहाँ पर लिटरेरी डिवाइस मिल गया। तो इस तरह से अब यहाँ पर कुछ वर्ड्स जो इसमें आए हैं जिसका इस्तेमाल किया गया है उसके बारे में भी अब थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे एक मरमेड वर्ड आया है, मरमेड, MERMAID। मरमेड क्या होता है? जल परी को कहा जाता है। पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि उसका आधा बॉडी जो होता है ह्यूमन बीइंग का होता है और नीचे वाला भाग मछली का उसका डिजाइन होता है। दूसरा वर्ड है इमेराल्ड।
एमराल्ड क्या होता है? चमकीले हीरे रंग का एक रत्न होता है ना, उसको मरकत भी कहा जाता है, और पन्ना भी वह काफ़ी बने कीमती रत्न है, तो उसकी तुलना एमराल्ड से जो है की गई है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें और जो है वर्ड, और इसमें है एक्ने, ACNE। एक्ने क्या होता है? एक्ने जो कुहासे जो मुंह में निकल जाते हैं, मुँह से निकल जाते हैं, उसको एक्ने कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, कुछ और वर्ड इसमें आया है। एक वर्ड आया है यहाँ पर लैंग्विड। लैंग्विड का मतलब क्या होता है? रिलैक्स, है ना, आराम से रहना, लैंग्विड। ड्रिफ्टिंग, ड्रिफ्टिंग का मतलब होता है मूव्ड स्लोली, आराम से मूव करना। ठीक है, तो इसको कहते हैं ड्रिफ्टिंग। पैटर्न, पैटर्न का मतलब होता है PATTERN। पैटर्न का मतलब होता है मेक पैटर्न। ठीक है, और इस तरह से ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल का मतलब होता है काम, CALM। काम का मतलब क्या होता है? बिल्कुल शांत होता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर एक वर्ड है ब्लिसफुली, BLISS, ब्लिसफुली, FULLY। तो ब्लिसफुली का मतलब होता है हैप्पीली, है ना, खुशीपूर्वक से, आराम से रहना। ड्रिफ्टिंग का मतलब क्या होता है? ड्रिफ्टिंग का मतलब एकदम आराम से वह बहते चली जाती है खुशी में। ठीक है, नेक्स्ट है क्वाइट, हश। हश का मतलब होता है शांत होना। तो इस तरह से आपका इस लेसन में आए हुए जो इम्पोर्टेंट वोकैब है उसको भी कर लिया। अब इसमें से जो इम्पोर्टेंट आपके प्रश्न बनते हैं उसकी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। आप इसका उत्तर, आप लोग जो हम समरी दिए हैं उसके आधार पर इसको लिखने का, समझने का कोशिश कीजिएगा। एक दो कुछ प्रश्नों को चर्चा करते हैं जो कि आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। हाउ डिड यू थिंक अमंदा इज? हाउ डू यू नो दिस? हाउ ओल्ड? आपको यह बताना है अंदाज से। इसमें उम्र नहीं लिखा गया है कि अमंदा की उम्र कितनी हो सकती है। ठीक है, तो अमंदा की उम्र कितनी हो सकती है यह आपको बताना है। तो अमंदा की उम्र लगभग 12 से 13 वर्ष की उम्र की अवस्था में हो सकती है। जिस उम्र में मान के चलो 13 के उम्र में वह रही होगी, और उस उम्र में हमारे बॉडी पर, फेस पर मुहासे निकल आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से उसका अंदाज़ा हो गया कि इस उम्र की वह होगी। हाउ डू यू नो? तो उसके जो मुहासे निकले उसी के हिसाब से हम उसके उम्र का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और वह स्कूल गोइंग लड़की है, बार बार कहती है जूते साफ करो, होमवर्क किया कि नहीं, इस हिसाब से भी कुछ अंदाज़ा हम लोग लगा सकते हैं। हु डिड यू थिंक इज स्पीकिंग टू हर? तो यहाँ पर कौन किससे बात कर रही है? ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। तो वह माँ, उसकी माँ जो है बार बार उसको बात करती है, बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शन देती है। तो ये क्वेश्चन हो गया। और एक क्वेश्चन है कि इज अमंदा एन ऑर्फन? क्या अमंदा ऑर्फन है? नहीं, ऑर्फन वह नहीं है, वह ऑर्फन बनने की कामना करती है। ठीक है, वह ऑर्फन बनने की कामना करती है। और एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द थीम और मेन आइडियाज ऑफ द पोएम। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे थीम का मतलब, थीम इसमें क्या क्या है? फ्रीडम वर्सेस डिसिप्लिन, है ना, बच्चों को कितना फ्रीडम देना चाहिए और किस हिसाब से उनको डिसिप्लिन भी रखना है। क्योंकि जो ग्रोइंग चाइल्ड हमारे होते हैं वे अपने दुनिया में रहते हैं, वे सोचते हैं कि हमको हमारे माता पिता हमको बहुत डांटते हैं, बहुत समझाते हैं, हमें तो बहुत कुछ जानती हूँ, है ना। तो बच्चों को ऐसा नहीं सोचना चाहिए। माँ बाप होते हैं और बच्चे से उनको कोई नफरत नहीं होता है, प्रेम ही होता है। जो भी डांटते समझाते हैं वे आपके भलाई के लिए करते हैं। तो इस तरह से इसके बाद है चाइल्ड इमेजिनेशन और एक्सेसिव जो नैगिंग है वह भी बच्चे को काफ़ी प्रभावित कर सकता है। इसलिए हमको क्या करना है, हमें आपस में एक तालमेल बना के चलना है ना। बच्चों का डिसिप्लिन कैसे होना चाहिए, माँ का अनुशासन कैसे होना चाहिए, बच्चे को कैसे रहना चाहिए, तो सब कुछ संतुलन में रहना चाहिए। तो इस तरह से ये लेसन हम लोग ख़त्म करते हैं, फिर अगले वीडियो के साथ आपके साथ प्रस्तुत होंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल।